अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study summer pack of social study for class 6. I hope that you have the social study books, summer vacation and your pencils. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your summer pack. Before starting my lecture, I would like to request you please recite enhancing knowledge periods so that it may be beneficial for you and me. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। SLOs. There are two SLOs which will be discussed today, and not only discuss but also we will light on each and every point of these SLOs. So when you will understand all the points of these two SLOs, so you will be able to describe importance of geography and WWF World Wide Funds. जब आप दो इन टॉपिक्स के बारे में मेरा लेक्चर समाअत फरमा लेंगे, यानी कि मेरे लेक्चर को केयरफुली लिसन कर लेंगे, तो आप इस काबिल यानी कि आप में इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में लिख सकेंगे, बयान कर सकेंगे और किसी को समझा सकेंगे। इसके बाद WWF फंड्स क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इसके क्या फंक्शनिंग्स है, इसको बयान करने के काबिल के साथ साथ आप इसको तहरीर करने के काबिल भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस थर्ड लेक्चर को केयरफुली सुनकर इसकी अहम बातों को नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग की तरफ। बट बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर I would like to request you please note down each and every point in your notebook, in your diary, on any paper, so that in the spare time or in learning time, in revision time, you may take out this notebook, this diary, this paper may be useful for you. So let's start our lecture. क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। इस सवाल में आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है बहुत ही पोलाइटली कि आप ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस के बारे में, ज्योग्राफी की अहमियत और अफादियत के बारे में एक नोट लिखें, यानी कि एक आपको कोई पैराग्राफ ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। और आखिर में आपने देखा होगा ब्रैकेट के अंदर एक आपसे रिक्वेस्ट और की जा रही है, यू मे राइट इन योर नोटबुक। आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव स्पेस इन योर समर पैक, सो यू मे राइट ऑल्सो ओवर दियर while did you have to write this note in your notebook. So it may be depend you whatever facility you have available, so you can use. If you have a register, if you have a note diary, so you can also write this note in that things. Okay, let's start. आपने सवाल की नोयत को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि आपने ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत और अफादियत के बारे में लिखना है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना भाई पेट्रोल की इम्पोर्टेंस बताए, तो एक छोटा बच्चा बता सकता है कि पेट्रोल्स की इम्पोर्टेंस ये कि पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल्स की फैक्ट्रियों में, कारखानों में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। इसी तरीके से आपने ये बताना है कि ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो ज्योग्राफी का छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन कराते हुए आगे की तरफ चलने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताने चाहता हूँ कि बास बच्चों के जहन में ये आता है कि ज्योग्राफी इंग्लिश का ही वर्ड है। देखिए, ज्योग्राफी इंग्लिश का ही वर्ड है और इंग्लिश में ही इसको बोला जाता है ज्योग्राफी, लेकिन ये उर्दू में भी वैसे ही और लफ्ज़ इंग्लिश के अल्फाजों की
तरह इस्तेमाल होता है, जैसे हम गिलास प्लेट वगैरह की तरह बोलते हैं। लेकिन ज्योग्राफी को बिल्कुल प्योर यानी कि खालिस उर्दू में अगर देखा जाए तो इल्मुल अर्ज़ यानी कि ज़मीनों का इल्म कहा जाता है। यानी कि ज़मीन यानी कि स्टडी ऑफ लैंड, यानी कि आपने ज़मीन का मुताला करना है। अब देखिए ज़मीन बहुत बड़ी होती है, ज़मीन की स्टडी जितनी बड़ी ज़मीन है उतनी बड़ी इसकी स्टडी के बारे में इल्म भी उतना ही बड़ा होगा। ये ज्योग्राफी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जब देखिए कोई चीज़ जितनी बड़ी होती है तो उसको समझने के लिए उसकी ब्रांचेस बना दी जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और बहुत सारे सब्जेक्ट साइंसी और साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, उनकी ब्रांचेस बना दी गई ताकि मुताल्लिका मालूमात उसी ब्रांच से हासिल की जा सके। अगर आप बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आप बॉटनी के शोबे को देखेंगे। आप जानवरों की स्टडी एनिमल स्टडी कर रहे हैं तो आप जूलॉजी को देखेंगे। इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर आप अगर केमिकल स्टडी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल स्टडी पढ़ रहे हैं, तो आप उसी की मुताल्लिका ब्रांच के से वास्ता रखते हुए उसी के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि आपको पूरे इल्म को यानी कि पूरी नॉलेज को सर्च करने की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपनी प्रॉपर ब्रांच के ऊपर क्लिक करके वहाँ से सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये था ज्योग्राफी का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ रिमाइंड कराता चलूँ कि ज्योग्राफी इज़ वेरी वास्ट स्टडी नेम, यानी कि ज्योग्राफी जो है एक बहुत बड़े मुताले का नाम है। इसको आप छोटा नहीं समझिएगा कि आजकल हमारे स्कूल्स में ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का रुझान बहुत कम है, लेकिन हम सोशल स्टडी की बुक्स में इसको ज़रूर पढ़ते हैं और बाज़ बच्चे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते, बाज़ बच्चे इसको दिलचस्पी से नहीं पढ़ते। तो मैं उनके लिए भी बात कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल स्टडी पॉइंट्स, यानी कि बहुत ही ख़ास और अहम और फ़ायदेमंद टॉपिक है, सब्जेक्ट है अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो। देखें ज्योग्राफी, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज़ वेरी वास्ट नॉलेज, यानी कि ये बहुत बड़ी वसी इल्म की मालिक है। उसके बाद देयरफॉर लर्निंग ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफियंस जो हैं, जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, जो इसके आलिम फाजिल लोग हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने क्या किया, मेड इट्स ब्रांचेस सो डेट नो पॉइंट्स ऑफ स्टडी रिमेन सिस्टी, यानी कि उन्होंने क्या किया, इसकी जब उन्होंने वसअत देखी, जब इसकी उन्होंने बहुत बुलंदी देखी, तो उन्होंने इस इल्म को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि इसके अहाते में आने वाले तमाम स्टडी पॉइंट्स के ऊपर गौर व फिक्र करके स्टडी की जा सके और कोई पॉइंट्स इसकी स्टडी से आउट नहीं हो सके, इसलिए इसको ब्रांचेस में और डिवाइड कर दिया गया। अब चलते हैं, अब हमारा जो असल टास्क है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में जानना। तो हम पहले अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ की लाइन पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में एक एक लाइंस को, एक एक सेंटेंस को आपको बायलिंगुअली डिफाइंस करते रहेंगे। ज्योग्राफी डिफाइंस बाउंड्रीज अमंग कंट्रीज। देखिए पहली लाइन में, पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि ज्योग्राफिया ममालिक के दरमियान, रियासतों के दरमियान बाउंड्री खींचने का अहम किरदार अदा करती है। अगर आप बिफोर 1947 यानी कि 1947 से पहले देखें तो सब कॉन्टिनेंट वाज अ पीस ऑफ लैंड, तो ये एक ज़मीन का टुकड़ा था बड़े सके। आफ्टर 1947 या इन 1947 इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब दो हिस्सों में जब तकसीम हुआ तो वन पार्ट इज़ कॉल्ड इंडिया एंड सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान। तो एक हिस्सा, एक मुल्क इंडिया बन गया और एक मुल्क पाकिस्तान बन गया। अब इन दोनों के दरमियान जो सरहदों का तयन किया गया है, यानी कि बाउंड्रीज इस्टेब्लिश की गई है, बाउंड्रीज फॉर्म की गई है, वो किस सब्जेक्ट के तहत की गई है, वो भी जोग्राफियाई इल्म के सब्जेक्ट की बदौलत की गई है। यानी कि आप इस बात से समझ जाएं कि रियासतों का वजूद, रियासतों की तश्कील, रियासतों की बनावट और उनका स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें जोग्राफिया के इल्म का सहारा और जोग्राफिया के इल्म से मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान हैज़ आल्सो इट्स बाउंड्रीज विद इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना। अब आप सब ने ये बात 4 क्लास से 3 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे और आपको याद भी होगा कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज किन किन ममालिक के साथ कनेक्ट है, पाकिस्तान सरहदी तौर पर किन किन ममालिक के साथ वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है
उनमें इंडिया के साथ भी है, अफ़गानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी एंड चाइना के साथ भी। देखिए ये तो वो मालूमात है जो हमें हर तरफ से हमारे टीचर्स भी बता देते हैं, हम बुक्स में भी पढ़ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि इसमें जोग्राफिया का कोई अहम किरदार नहीं है। देखिए जोग्राफिया का इसमें कितना अहम किरदार है कि जोग्राफिया हमें ये बताते हैं कि किस कंट्री के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज हमारी जुड़ी हुई है, यानी कि कितने किलोमीटर की बाउंड्रीज उस कंट्री की हमसे वाबस्ता है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्रीज़ है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, उसके बाद इंडिया और फिर उसके बाद ईरान एंड चाइना है। अब देखिए ये जो सारी मालूमात है, ये सारी जो कैलकुलेशन है, ये सारा जो हिसाब किताब है बाउंड्रीज़ का, कितने किलोमीटर कितने मुरब्बा किलोमीटर, ये सारी स्टडी हम जोग्राफिया के थ्रू, जोग्राफिया की मदद से करते हैं। तो आपको दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जोग्राफिया का पता चल गया होगा कि जोग्राफिया किस तरीके से इम्पोर्टेंस और अहम है कि ये कंट्रीज़ के दरमियान। अच्छा ये तो जी सिर्फ पाकिस्तान की बात है, अगर हम दुनिया में 204 से ज़्यादा ममालिक इस टाइम पे इस्टेब्लिश हो गए हैं, मोर देन 204 से ज़्यादा ममालिक जो इस वक्त दुनिया में इस्टेब्लिश हो गए, यानी कि उनको फ्रीडम मिल गई है, आज़ाद हो गए हैं, उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो उनके दरमियान भी बाउंड्रीज़ होंगी, उनके दरमियान भी रकबे का अहाता होगा, उनके दरमियान भी सरहदों का तयन होगा। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब की सरहदें मौजूद हैं, तो वो सब इस जोग्राफ़ी की मरून मिन्नत है। और इनकी सरहदों के बारे में पढ़ने को, इनकी सरहदों को तश्कील देने के बारे में पढ़ने को हमें जोग्राफ़ी के इल्म का सहारा लेना पड़ता है। इट इज़ ग्रेट फेवर ऑफ जोग्राफ़ी। वही तो जोग्राफ़ी का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तो हम इसको ऐसे ही क्या कहें, इसको एक आम सा सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी एहसानमंद सब्जेक्ट है। उसके बाद कहते हैं कि डिफरेंट लैंड फॉर्म आल्सो डिवाइडेड जियोग्राफिकली। अब ये कहा जाता है कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये समझते हैं कि ज़मीन एक ही तरह की होती है। हर किस ज़मीन एक तरह की नहीं होती है, ज़मीन की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ़ काइंड्स होती हैं। आप इसका अमली मुज़ाहिरा और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जब आपने कभी गांव गए होंगे तो वहाँ की ज़मीन आपने देखी होगी, शहर की ज़मीन आपने देखी होगी, पहाड़ी इलाकों की ज़मीन आपने देखी होगी, रेगिस्तानों की ज़मीन आपने देखी होगी, मैदानों की ज़मीन आपने देखी होगी। ये सब डिफरेंट लैंड्स हैं। अगर आप इनकी मट्टी उठा के देखें, इनकी सरफेस के ऊपर हाथ फेर के देखें, तो आपको सिटीज़ की लैंड बड़ी हार्ड दिखेगी, हार्डर दिखेगी देन विलेज, यानी कि आपको बहुत सख्त दिखेगी। गांव में जाएंगे आपको वहाँ पे बड़ी चिकनी ज़मीन दिखेगी, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन दिखेगी, वहाँ पे कल्टीवेशन का काम इजीली हो जाता है। लेकिन शहर के अंदर कल्टीवेशन का काम इतना इजीली नहीं होता। आपने रेगिस्तान जाके देखा होगा कि वहाँ पे ज़मीन तो बहुत मट्टी के बाद, यानी कि रेत को खोदने के बाद अगर कोई ज़मीन आपके हाथ आ जाए तो आ जाए, वरना आप अपना हाथ पूरा करते जाएं रेत उसमें से निकलती जाती है। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन की शक्लें हैं, ज़मीन की शक्लें। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में यानी कि पढ़ने को हम जोग्राफिया के इल्म में शामिल करते हैं। अब देखिए ये तो ज़मीन की तकसीम के बारे में, इल्म के ज़मीन की तकसीम इस तरीके से होती है, इसकी कितनी लैंड्स फॉर्म है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स था और जब मैं इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ता था तो उसमें लैंड डेफिनेशन बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी वास्ट थी। उसमें कहा था कि पूरी दुनिया की ज़मीन के बारे में पढ़ने को लैंड स्टडी कहा जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज और तमाम बिजनेस इंडस्ट्रीज, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने को लैंड स्टडी कहा जाता है। तो अब आप देखें इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी इतनी वसी मीनिंग और वसअत शामिल है, तो आप जान गए होंगे कि ज्योग्राफी के इल्म में भी इसकी बहुत बड़ी मीनिंग और अहमियत होगी। अब देखिए दुनिया में डेजर्ट्स हैं, यानी कि सहरा जिनको अफगानिस्तान भी रेगिस्तान भी कहा जाता है, माउंटेन्स पहाड़, यानी कि बुलंद वो बाला पहाड़ हैं, कोई छोटे पहाड़ हैं, कहीं बड़े पहाड़ हैं, कहीं नोकीले पहाड़ हैं, कहीं पे चटके हुए पहाड़ हैं, कहीं पे बर्फानी पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। इन सब के बारे में स्टडी जो की जाती है वो भी जोग्राफिया की मरून मन्नत की जाती है। और जोग्राफिया की बदौलत ही हमें पता चलता है कि ये वाला पहाड़ी सिलसिला कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आप लद्दाख का पहाड़ी सिलसिला देखें, कोहे हिमालय का पहाड़ी सिलसिला देख लें, कराकरम का पहाड़ी सिलसिला देख लें, आप अशोक के पहाड़ देख लें, कोहे सुलेमान के पहाड़ देख लें, तख्त सुलेमान के पहाड़ देख लें, आप वजीरिस्तान के पहाड़ देख लें, खुरम एजेंसी के पहाड़ देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ देख लें, आप वादियाँ देख लें,
आप इन वादियों के बीच से बहने वाले आबशार देख लें, तो इन सब की स्टडी जो की जाती है वो इल्म जोग्राफिया यानी कि जोग्राफिया की स्टडी की बदौलत ही की जाती है। दुनिया में कितने समंदर हैं, दरिया हैं, कहते हैं कि जिस कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिवर्स होते हैं, समंदर होते हैं, वो कंट्री उतनी ही रिच होती है क्योंकि उसको ट्रेड करने में आसानी होती है, उसकी फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ी फ़िशिंग इंडस्ट्री थी बिफोर पार्टीशन, यानी कि पाकिस्तान जब दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल नहीं था, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तानी के हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जिसे मौजूदा दौर में बांग्लादेश कहते हैं। तो पाकिस्तान और रिच था फ़िशिंग के अंदर भी और रिवर के अंदर भी। तो हमारे बहुत सारे दरिया जब वो हमारा हैंड्स हमसे अलग हुआ पॉलिटिकली, तो हमने इकनॉमिकली तौर पे बहुत सारे रिवर्स और बहुत सारी इंडस्ट्री को खोया, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी भी दुनिया में जिन ममालिक के अंदर रिवर्स मौजूद है, हमारे पास दरिया सिंध है, जो हमारी इकनॉमिक्स 75% दरिया सिंध के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी कल्टीवेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो ह्यूमन ड्रिंकिंग कैपेसिटी यानी कि जो पानी पीने की जो कैपेसिटी है का जो हजम है वो भी दरिया सिंध से हासिल होने वाला पानी है, ज़्यादातर हमारी जो पब्लिक वही इस्तेमाल करती है। और इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि प्लेन्स क्या होते हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ दूर प्लेन्स में आपने देखा होगा ना ज़्यादा की फसलें होती हैं, लेकिन ये बंजर और दूर बड़े बड़े मैदान होते हैं, दूर दूर तक आप इसमें जा सकते हैं। तो ये भी हमारी ज़मीन का ही हिस्सा होते हैं। ये सारे टॉपिक्स यानी कि डेजर्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लांट्स और ये सारी चीज़ें इल्म जोग्राफिया के अंदर ही डिस्कस की जाती है। इसी वजह से इल्म जोग्राफिया को ये कहा जाता है कि ज़मीन की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में पढ़ने को इल्म जोग्राफिया कहते हैं। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड, ठीक है। तो गाइस एंड स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड माय दिस लेक्चर and you have cleared this point and you may write in your own words। अब आप इस इम्पोर्टेंस के बारे में अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं। और जब आप अपना समर पैक लेके स्कूल से वापस आएंगे, जिन बच्चों ने और जिन स्टूडेंट्स ने समर पैक में अपनी ओन वर्डिंग में मेरा लेक्चर सुनने के बाद लिखा होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं कहता कि आप ये नहीं लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कहते हैं जब टीचर्स का बच्चा लेक्चर सुनता है तो वो टीचर्स के अल्फाज में बयान नहीं करे बल्कि टीचर्स के अल्फाज से हटकर अगर बयान करते तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। देखिए बात एक ही, आपको कराची जाना है, आप मुख्तलिफ रास्तों से जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने टीचर को एक्सप्लेन करना है, टीचर को आपने बयान करना है। अगर आप थोड़ा हट के बयान करेंगे यानी कि टीचर्स के पॉइंट से ज़रा हट के बयान करेंगे और स्टूडेंट अपने कुलीग के पॉइंट से, अपने फ्रेंड्स के पॉइंट से थोड़ा हट के क्लियर करेंगे तो टीचर बड़ा खुश होता है, कहते हैं दिस इज़ क्रिएटिव स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। और उसकी क्रिएटिविटी को जान लेता है कि यार ये बच्चा जो है जहनी तौर पे बहुत पुख्तगी का मालिक है और इसके सोचने का जो लेवल है बहुत ही हाई है, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही शानदार है, और फिर उसको अप्रिशिएट करता है और उससे खुश भी होता है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आई होप डेट यू विल राइट दिस पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन योर ओन वर्ड्स। और आप भरपूर कोशिश कर सकते हैं, यू मे टेक हेल्प विथ योर पेरेंट्स। आप अपने वालिदैन की मदद ले सकते हैं, विथ योर एल्डर्स, अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, विथ योर ट्यूटर, with your friends and any kind of resources, and you can also take help from internet and you can also take and most important help from your book। और सबसे अहम मदद आप अपने बुक से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हर पॉइंट्स को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे कि बहुत इम्पोर्टेंट से वो लिख लें। देखिए आप ज़ीरो लेवल से जब स्टडी शुरू करते हैं तो आपको बहुत सीखने का बहुत मौका मिलता है। एक इंसान पढ़ने से पहले ये सोचे कि यार मैं तो सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ, ये बुक्स तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, ये बुक्स तो मेरे लिए कोई यानी कि अफादियत नहीं रखती, तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। तो जब आप ज़ीरो लेवल से स्टडी शुरू करते हैं ना, तो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर हैं उन्होंने अपने टीचर्स की बात जब भी सुनी है ना तो ज़ीरो लेवल स्टडी रख के सुनिए कि यार हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो कुछ बताएंगे सर बताएंगे। तो जब आप ज़ीरो लेवल से स्टडी करते हैं ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कभी ये नहीं सोचे कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और ज़रूर ये पैराग्राफ अपनी ऑन वर्डिंग में लिखकर पेश कीजिएगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन बिफोर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 I would like to request you please be connected with me till the end of my lecture, and this is my third lecture of social study summer pack of class 6। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा इंग्लिश विद उर्दू, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि आप क्वेश्चन नंबर 4 हल करने के काबिल हो जाएं। आप में इतनी एबिलिटी आ जाए कि आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद हल कर दें। हालांकि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 हल होकर बहुत समराइज होकर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप मेरा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सुनने के बाद खुद इसको अपने ओन वर्ड में सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक बात पे जोर देता हूँ, क्रिएटिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। कहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लें, आपके सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखें, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बयान। WWF पाकिस्तान was formed in 1970 and currently has 30 offices all over the countries। WWF जो है, इसकी ये एक एब्रीविएशन है, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड्स, यानी कि ये एक फंड्स का नाम है जो कि दुनिया भर के ममालिक से मिलकर एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसलिए इसको फंड्स को कायम किया गया। जब ये बना था तो इसका एक ही इदारा पाकिस्तान में होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके तकरीबन 30 से ज़्यादा ऑफिस पाकिस्तान में हैं। जब भी कोई ऑफिस या कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट बनता है तो पहले उसकी ब्रांचेस कम होती है, उसके ऑफिस कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इदारा तरक्की करता जाता है, लोगों की फलाह बहबूद, सोशल वर्क, वेलफेयर के काम करता जाता है, वैसे वैसे सोशल वेलफेयर के काम बढ़ने के साथ साथ उसके ऑफिस, बिल्डिंग्स, इमारात में भी इजाफा होता चला जाता है। तो ये अब देख लें, WWF की इस वक्त तकरीबन 30 ऑफिस यानी कि 30 ऑफिस है, और हो सकता है मे बी मोर देन इंक्रीज हो गए हों। अब ये क्या काम करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका एम्स क्या है, वो हम जानेंगे। इट कैरीज कंजर्वेशन वर्क सच एज टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, टू प्रमोट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए, इसका जो सबसे पहला काम है वो है तहफ़्फ़ुज़ का काम। अभी किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हॉस्पिटल्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है, एजुकेशन सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये वाटर का तहफ़्फ़ुज़ करता है। किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है? देखिए, सबसे पहले ये तहफ़्फ़ुज़ करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी कि वो चीज़ें जिनका वजूद दुनिया से आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स हैं, हमारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी फसलें अब बहुत कम होती हैं, यानी कि शायद नाज़िर ही होती हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जिनके अब कुछ ही यानी कि सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, जब कोई एनिमल सैंपल की सूरत में होते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि सून इसकी जो रेस है, इसकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी नस्ल को बचाने के लिए, उनका दुनिया में वजूद बचाने के लिए ये फंड्स की ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। अब दूसरा जो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का कटाव। अब देखिए, इस वक्त कहते हैं कि किसी मुल्क की अच्छी इकनॉमी के लिए, अच्छी आबो हवा के लिए, अच्छी वेदर कंडीशन के लिए 25% वेदर का होना ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अतिया में सिर्फ 4.5 फॉरेस्ट्री मिली, यानी कि जंगलात का रकबा मिला। तो बजाय इसमें इजाफे कि हमने इसमें कमी कर दी जंगलात का बेजा कटाव करके। अब जब जंगलात का कटाव होता है तो बहुत सारी जंगली जानवरों को बहुत अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मुश्किलात पेश आती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ नापेद हो जाती हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है आबादी की नज़र हो जाते हैं। तो इस डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन फंड्स का बहुत अहम किरदार है और ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। जो तीसरा ये तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है, कंजर्वेशन का काम करती है, वो है एनर्जी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं पिछले 70 साल से, 71-72 साल से, वो रिसोर्सेज के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना। अगर हम पेट्रोल से बिजली या पेट्रोलियम मसनूआत से बिजली बनाते हैं तो ये बड़ी एक्सपेंसिव होती है, और ये कहा जाता है कि ये रिसोर्सेज एक दिन दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या हमारे घर के पंखे बंद हो जाएंगे, हमारी फैक्ट्रियाँ चलना बंद हो जाएगी, हमारे मुल्क की इकनॉमी बैंड हो जाएगी। तो उस नोयत से बचने के लिए, उन हालात से बचने के लिए ये इदारा अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि सोर्सेज की तलाश भी करता है
और उनको पब्लिकली कंज्यूम कराने की तरफ रुझान भी लोगों का लेकर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप आज आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं आज के दौर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होने लग गया है। अब लोग जो है हाइड्रो या थर्मल या इस तरीके से जो बिजली बनने वाली थी, जो महंगे रिसोर्सेज से बिजली बनती थी, पेट्रोल से बनती थी या किसी भी ऑयल वगैरह से बनती थी, उसकी तरफ लोगों का रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इवन गवर्नमेंट भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर कहती है कि फाइंड आउट द अदर एनर्जी रिसोर्सेज, आप सोलर इस्तेमाल करें, आपको तरीके बताती है कि, और आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन के ड्यूरेशन भी बताए जाते हैं। ये क्यों बताए जाते हैं इनको? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है हमारे पास, ये बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के रिसोर्सेज को तलाश करना चाहिए, सस्ते ज़राए को तलाश करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में सस्ती, अच्छी और बेहतर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर हमें फैसिलिटेशन हासिल हो सके। अब देखिए, ये थे इस फंड्स के WWF के कंजर्वेशन फंक्शंस जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब मैंने आपको हर पॉइंट्स के बारे में, इसके बारे में वजाहत करके बता दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अबव पैसेज? आपने मंदरजा बाला पैसेज का मुताला फरमाया। इस पैसेज से आपने क्या समझा, क्या सीखा, वो आपने बताना है। देखिए, आपने मेरी बात अगर तवज्जो से, ध्यान से सुनी होगी तो आप इस पैसेज के बारे में अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप अपने समर पैक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर अपने ओन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लिखने के लिए अपने पेरेंट्स का, अपने मदर, फादर, ट्यूटर, कोलीग, एल्डर्स की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर्स ये है, WWF एम्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट स्पेसीज, एनिमल एंड प्रोड्यूस अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि वही सारी बात इस क्वेश्चन में की जा रही जो मंदरजा बाला पैसेज के अंदर आपको बयान की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have understood my lecture clearly and you enjoy a lot from my lecture. आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत बहुत मज़ा किया होगा मेरा लेक्चर सुन के, और आप इस लेक्चर को मोर इफेक्टिव और बेनिफिशियल बनाने के लिए नोट डाउन किए हुए तमाम पॉइंट्स को रिवाइज करना है। यानी कि आपने जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखे हैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, उसको रिवाइज़ कीजिए। फिर देखिए कि ये लेक्चर या मेरी बातें आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आई होप डेट दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, यानी कि उसका क्या क्या हमने पढ़ा, उसका खुलासा, यानी कि खुलासा बयान होता है ना, पूरे लेक्चर का खुलासा होता है। तो आज हमने जिन सब्जेक्ट्स के बारे में, जिन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करी, उसकी समरी क्या है, उसकी समरी ये है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी की अहमियत के बारे में हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी किस तरीके से हमारे लिए अहमियत और अफादियत रखती है। उसके बारे में हमने पढ़ा WWF वर्ल्ड वाइड फंड, यानी कि ये फंड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फंक्शनिंग करती है, क्या क्या इकदाम करती है। तो ये हमने पढ़ा कि ये बहुत बहुत अच्छे इकदाम करती है, जिसमें एनिमल सेफ्टी है, एनर्जी रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ की शामिल है। तो ये सारे इकदाम ये फंड्स करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस lecture is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory and knowledge. Jazakallahu khaira.